100 दिन पहले सरकार बदली। कुछ लोगों का मानना है कि इन 100 दिनों में देश ही बदल गया। कई कहते हैं कि बदल रहा है और अच्छे दिन आ रहे हैं, देश पूरी तरह बदलेगा। इस अहम पड़ाव पर 100 दिन पूरे होने पर सरकार पर नजर रखने वाले विश्लेषक, बुद्धिजीवी हमारे साथ हैं और सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, आप मंच पर आएं और देश को बताएं कि इन 100 दिन में क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। एबीपी न्यूज पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है और मैं पिछले 10 साल से बहुत चर्चाओं में जाता था सभी चैनल्स पर, लेकिन पिछले 100 दिन में अब मैं चर्चा में नहीं जा सकता हूं क्योंकि काम भी है और हमारे नए प्रवक्ता भी है। तो इसलिए आज मुझे अच्छा लगा कि फिर से एक बार दूरदर्शन के स्टूडियो से आपसे बात करूं। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे लिखा है मोदी के 100 दिन, 100 दिन, ये हर एक का एक एजेंडा होता है। मैं जर्नलिस्ट हूं तो मैं लिखता मोदी सरकार के 100 दिन, या मैं लिखता बदले हुए मैंडेट के बाद, बदले हुए रेजिम के 100 दिन। लेकिन वो हर एक का चॉइस है और प्रेस की आजादी अक्षुण्ण रखने की हमारा वो जहन में है, क्योंकि प्रेस की आजादी के लिए हमने जेल भी भुगता है 16 महीने। और लेकिन मैं मानता हूं कि प्रेस फ्रीडम हैज नॉट कम फॉर फ्री। लोकमान्य तिलक जी से लेकर सब लोगों ने आजादी के पहले भी जेल भुगता, बाद में 75 में जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लाई थी, कांग्रेस ने लाई थी, तब हमने भुगता। और इसलिए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये आजादी है। तो आपका हेडिंग सही, मोदी के 100 दिन, क्योंकि लोग प्रोजेक्ट करने का एक एजेंडा चल रहा है कि एक आदमी, एजेंडा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एक ही है, बाकी कोई है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मोदी टीम के 100 दिन है, जो देश के लिए 100 दिन है, और ये निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा बदलाव देश के लिए आया है। पहले तो मैं 2 मिनट खर्च करूंगा कि ये मैंडेट को हम समझना चाहिए। मीडिया ने जितना समझा उससे भी उसका गहरा अर्थ है। मुझे बताइए, रूरल कर्नाटक, ग्रामीण महाराष्ट्र, ग्रामीण गुजरात, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा झारखंड, पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा राजस्थान, क्या थे ये प्रदेश? ये बीमारू राज्य करके पहचाने जाते थे। गरीबों के राज है, गरीबों के राज्य समझे जाते। इन गरीबों ने दिया हुआ ये मैंडेट है। और गरीबों ने क्यों दिया? क्योंकि मीडिया जब एस्पिरेशनल चर्चा करती है एस्पिरेशंस की, वो मिडिल क्लास एस्पिरेशन की बात करती है। लेकिन मेरा पहला सिद्धांत है कि ये गरीब को ज्यादा आकांक्षाएं होती है। आपके घर में जो नौकर होंगे, आपके घर में जो ड्राइवर होगा, तो वो आपके क्या मांगता है कि साहब आपकी पहचान है, हमारे बेटे बेटी को अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे संस्था में दाखिला दो, स्कूल में। यही उनकी मांग है। ये एस्पिरेशन को प्रकट करता है। लोगों को सुशासन चाहिए, मजहब नहीं देखा, जात नहीं देखा। सारे गणित जो थे पहले, पंडितरी, जो एक टीवी पंडितरी है, उसको छोड़कर उसके परे जाकर लोगों ने वोट किया। क्योंकि नानी पालखीवाला जी एक बहुत अच्छा कहते थे, इन आवर कंट्री इलिटरेट इंटेलिजेंस, दैट्स नानी पालखीवाला, इलिटरेट इंटेलिजेंस इन आवर कंट्री इज मोर इफेक्टिव देन एजुकेटेड इन कैपेसिटी। और इसलिए इसका अर्थ हमें समझ लेने की जरूरत है, ये मुझे हमेशा लगता है। दूसरी बात, क्या किया, क्या हुआ 100 दिन में? 100 दिन में दुनिया में नहीं, देश में और दुनिया में सब जगह एक आशा जगी कि इस देश में भी कुछ हो सकता है। पॉलिसी पैरालिसिस का नाम सबने दिया, निर्णय हो ही नहीं रहे थे। हम निर्णय कर रहे हैं
और निर्णय एक व्यक्ति का चेहरा देखकर नहीं कर रहे। मेरा मंत्रालय पर्यावरण का है, पर्यावरण का तो मंत्रालय रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री बन गया था, पर्यावरण का मंत्रालय रिटर्न ऑफ लाइसेंस कोटा परमिट राज बन गया था। वो एक प्रीडिसेसर ने मेरे गो नो गो के इतने पार्टियां लगाई, नो गो नो गो नो गो, कि लोग पूछने लगे जाए तो जाए कहां भाई। और दूसरी ने तो क्या किया, ये मैं ब्लेम गेम में हम गए नहीं। सबसे बड़ी बात, 100 दिन के मोदी के नेतृत्व में चले राज में मोदी जी ने या किसी मंत्री ने पूर्व के हमारे मंत्री या कारोबार पर ब्लेम गेम का खेल नहीं किया। जो हुआ वो हुआ, हम आगे जाएंगे। लोगों को अपेक्षा थी खुन्नस की राजनीति करेंगे, नहीं की। और मोदी जी ने तो कहा कि सभी प्रधानमंत्री को, मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, सभी सरकारें जो थी उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी कुछ न कुछ तो प्रयास किए। अब हमें आगे ले जाना है। आज मोदी विरोधी जो है, क्या है, 2 तरह के लोग हैं देश में। एक मोदी के आने से बहुत खुश है, जो अपार संख्या में है, और कुछ चुनिंदा लोग हैं लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, उनको पच नहीं रहा है कि मोदी जी सत्ता में आ गए। और इसलिए वो ये कर रहे हैं कि किसी ना किसी कोई बहाना ढूंढ ले। लेकिन मोदी जी तो अलग ही बोल रहे। वो कह रहे कि हिंदू मुसलमान आपस में झगड़ने के बजाय दोनों मिलकर गरीबी से क्यों न युद्ध करें। मोदी जी कह रहे हैं कि केंद्र राज्य की हम टीम बनाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि पीएम सीएम की टीम बनाएंगे। मोदी जी कह रहे और चल रहे हैं कि बहुमति से नहीं, सहमति से हम कारोबार करेंगे। लोगों को लगा कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे, तो बोले 5 सितंबर का ये स्कूल को कंपलसरी छात्रों को सुनाई देंगे भाषण। क्यों सुनाई देंगे? आज स्मृति ईरानी जी ने खुलासा किया कि किसी को कंपल्सन नहीं है। लेकिन क्या करोगे अगर करोड़ों नौजवान अनेक सालों के बाद 15 अगस्त को पहली दफा जल्दी उठे हैं सुबह, और अगर पहली दफा डीडी देखा है अनेक सालों के बाद लोगों ने, और इसको भाषण को सुना है, दिल में लिया है, तो इसको आप क्या कर सकते हो? ये जनता का रिस्पांस है। बच्चे मेरे पास भी आते हैं, मैं जहां भी जाता हूं जनता में जाता हूं, और जनता के सारे 12-15 वर्ष के, लास्ट वाक्य है मेरा, 12-15 साल के बच्चे आते हैं हमारे साथ फोटो खींचते, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ। और मुझे पता है कि हमारे लिए नहीं कर रहे, और वो कहते भी है कि हमें मोदी बहुत अच्छे लगते हैं। तो जिनको आजादी तो है लोकतंत्र में सबको, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कैंपेन थी जिसका जितना परिशीलन होना चाहिए था नहीं हुआ। लेकिन एक समझ लेना कि 2014 के चुनाव कैंपेन में 2019 की भी तैयारी हो गई है, इतना समझ लेना। 100 दिन में हुआ है, निर्णय शुरू है। 100 दिन में एक जगह है दुनिया के निवेश करने वाले और देश में निवेश करने वाले लोगों की आशाएं कि भाई इस देश में कुछ हो सकता है। पिछले 4 साल में भारत से विदेश में जाने वाला निवेश ज्यादा था विदेश से भारत में आने वाले निवेश से। आज ये स्थिति बदल रही है और फिर से 5.7 हो गया है। तो ये बढ़ते बढ़ते हम एक अच्छी दिशा तय किया है। बेसिक पॉलिसी प्लान इज लेड आउट, वी आर टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस। हम चेहरा देखकर फाइल नहीं क्लियर कर रहे, एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रही है। जुनून से काम कर रहे जनता के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का एक ही मैंडेट है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब निर्णय की घड़ी आती है तो रुको मत, एक ही सामने लाओ। जैसे गांधी जी कहते थे कि गरीब के आंसू पोंछने की ताकत उस निर्णय में है कि नहीं, उसके आंसू, उसके लिए कुछ होगा कि नहीं। जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई का निर्णय है, देश को आगे ले जाने वाला निर्णय है, उसमें झिझकना नहीं, करना है। और सारे मंत्री उस जुनून में काम कर रहे, अच्छा कर रहे। तो ये हो रहा है 100 दिन में। देश की आशा जगी है और देश में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। और यही बात है कि जनता और सरकार मिलकर जब चलते हैं तब मुझे लगता है कि आर्थिक तरक्की की नींव होती है, वही आगे ले जाती है। ये सीढ़ी से हम बहुत अच्छे ऊपर तक अपने देश को पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रकाश जी, यहाँ बैठे बहुत से लोगों के काफी सवालों के जवाब आपने पहले ही दे दिए, लेकिन अभी और भी कई सवाल होंगे, उनके जवाब देने के लिए मैं आपको गुजारिश करूंगा आप यहाँ बैठे। और सबसे पहले तो हम देखते हैं हुआ क्या है इन 100 दिनों में। इस पर बोलना है क्या आप या ये है? हाँ, दोनों माइक चलेंगे। अच्छा ठीक। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक सरकार में क्या हुआ है और क्या सवाल उठ रहे हैं। सौ दिन में क्या मिला? 100 दिन में मोदी सरकार ने क्या किया? कितने वादे पूरे और कितने अधूरे? 100 दिन के भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस महंगाई पर यूपीए को कोसा, उसका क्या हुआ? महंगाई पर लगाम के लिए क्या किया सरकार ने? अब इन्फ्लेशन अपने आप में चिंता का विषय रहता है, मतलब मॉडरेट भी रहे तो उससे तो केवल यही लगता है कि अधिक दर पे नहीं बढ़ रही, कम दर पे बढ़ रही है। सरकार आगे क्या क्या करेगी? कैसे महंगाई कम करेगी? कैसे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी? Containing inflation was an important priority. Restarting the growth cycle, rebuilding the investment cycle, and keeping the fiscal deficit at acceptable levels. लेकिन विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि ये सब तो यूपीए सरकार ने किया था, जिसका असर अब दिख रहा है। चुनाव के पहले इन्वेस्टमेंट का माहौल सुधारने में, विदेशी मुद्रा लाने में बहुत अहम रोल पिछली सरकार ने अदा किया था और जो विकास दर है वो बढ़ने लगी थी। खुद चिदम्बरम ने कितनी बार कहा था कि आगे जो है, जो हमने उपाय किए हैं, उन उपाय का फायदा 3-4-5 महीने बाद नजर आएगा और विकास दर बढ़ेगी। मोदी सरकार के पास 100 दिन का पूरा हिसाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हर घर में बैंक अकाउंट खोलने का लक्ष्य है। बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला। योजना आयोग को भंग करना। लेबर कानून में बड़े सुधारों के लिए कैबिनेट की मंजूरी। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में बिजली प्रोजेक्ट की बुनियाद। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में 14 हाईवे प्रोजेक्ट। वैष्णो देवी रेल लाइन की शुरुआत। नागपुर मेट्रो का शिलान्यास। अमेरिका की कोशिशों के बावजूद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सब्सिडी समझौते पर दस्तखत नहीं करना। प्याज के आसमान छूते दामों को रोकने के लिए निर्यात पर रोक जैसे कदम उठाए गए हैं। फैसले तो हुए हैं, योजना भी बनी है, लेकिन अब तक वो अच्छे दिन नहीं दिखे हैं जिनका दावा चुनाव से पहले बीजेपी कर रही थी। ये सवाल जावड़ेकर जी बहुत लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि वो अच्छे दिन कहाँ हैं। बिल्कुल अच्छे दिन आ गए। आम आदमी से जाकर पूछिए, वो कहेगा क्यों आए हैं। क्योंकि जिस सरकार में आशा ही समाप्त हो गई थी, जहां प्रधानमंत्री कह रहे थे कि क्या पेड़ पर लगते हैं, क्या उगते हैं, क्या पैसे, और जहां प्रधानमंत्री हताश निराश है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, तो उसके 1 साल में बैठक नहीं हुई थी। परसों एक कार्यक्रम में जब अरुण जेटली और शरद यादव और करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह जी को सम्मानित किया गया, तो उस कार्यक्रम में मनमोहन जी के साथ मैं बैठा था, पीछे ही उनके। तो मैंने कहा आज ही इसकी बैठक हुई और सर आपके समय से जो 17 प्रोजेक्ट्स जो बहुत अच्छे थे, देश के लिए जरूरी है, लेकिन वो आपके समय पास नहीं हो पाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बैठक में हमने सबको ओके किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत अच्छा है और ये देश के लिए बहुत जरूरी था, उस समय नहीं हुआ लेकिन आपने किया, बधाई हो। तो ये होता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि देखने वाले को नजर जो होती है उससे दिखता है। सामान्य आदमी को जो भी सर्वेज हुए, उन्होंने ये दिखा दिया कि लोगों को मोदी के राज करने का तंत्र मंत्र ये दोनों मंजूर है और लोगों की बड़ी उम्मीदें जगी है और उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन ये चुनाव 1700-1800 दिनों के लिए हुए हैं। वो चुनाव 5 साल का मैंडेट है। वो आप 60 दिन में ही क्या हुआ और उसी में 61वें दिन में चुनाव नहीं है 100 दिन के बाद। 100 दिन ये आपका माइलस्टोन है। हमारा माइलस्टोन 5 साल का है। हम तस्वीर बदलेंगे देश की और जनता की लकीर भी बदलेंगे, ये हम करके दिखाएंगे। जावड़ेकर जी,
मैं अशोक वानखड़े हूँ। मेरा एक सवाल है। थोड़ा इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। आपने कहा कि मोदी के 100 दिन की जगह में मोदी टीम के 100 दिन कहता, लेकिन आपका भाषण सुनने के बाद मुझे लगा कि उसमें सिवाय मोदी के कुछ था नहीं। सवाल ये है कि महंगाई की जो मार है उससे आम आदमी तुरंत निजात पाना चाहता था। यूपीए सरकार के टाइम पे जब भी महंगाई होती थी तो यही आपकी पार्टी यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ी करती थी और 2 दिन के अंदर उसका कुछ तो भी एक निकालना चाहती थी हल। जब आप सत्ता में आए तो भी बात वही हो गई जो यूपीए सरकार से सवाल पूछना पड़ता है। और दूसरी बात है 100 दिन ये मीडिया का नहीं है। 100 दिन जब सरकार ने सेलिब्रेट करना चाहे, हम खुद कहते हैं कि सरकार को आकलन के लिए कम से कम 1 साल होना चाहिए इतने बड़े देश में। फिर क्या जरूरी पड़ी कि सरकार 100 दिन के लिए, और आपका ही मंत्रालय खासतौर पर 100 दिन के लिए जो तैयारी कर रहा था, उससे ये 100 दिन का कंसेप्ट क्यों आया? मुझे लगता है मेरा मंत्रालय क्या तैयारी कर रहा है ये आप समाचार पढ़ के ही समझ रहे हो। मुझे बात करते तो मैं बताता अशोक जी कि कोई 100 दिन का हमारा कैंपेन एडवर्टीजमेंट का वगैरह नहीं है। ये भी गलत फहमी है। मैं वही बता रहा हूं। 1 साल का आपने आज कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप फिर अभी 200 दिन हुए ऐसा वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन मैं मूल मुद्दे पर आता हूं कि जनता को सबसे बड़ी समस्या थी महंगाई की, और महंगाई का 2 काम हमने किए जो 10 साल में नहीं हुए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जो भी लाभ मिला तुरंत 100% वो जनता को पास थ्रू किया। पिछले 1 महीने में पेट्रोल की कीमतें 4 रुपए से अगर कम हुई है तो ये पहली दफा हो रहा है कि पास थ्रू 100% है। पहला बदलाव। दूसरा बदलाव, आज 10 साल में अनाज गोदामों में पड़ा रहा, सड़ा भी रहा, लेकिन गोदाम से बाहर नहीं आया ओपन मार्केट में। अटल जी के समय आया था, उसके बाद 10 साल के बाद पहली दफा 100 लाख टन का अनाज, दोनों चावल और गेहूं, बाजार में आया ओपन मार्केट में। प्राइसेस ऑटोमेटिक कंट्रोल हो गया। तीसरा उपाय, हमने 100 जो जरूरतमंद की चीज है उसका डेली मॉनिटरिंग करते हैं, और डेली मॉनिटरिंग करके उस विभाग को जो करेक्शंस करने की तुरंत जरूरत है वो करने को कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि महंगाई ये 10 साल की बीमारी उन्होंने हमें छोड़ी है। इसको बहुत कुछ करना है, और इसको करने के लिए जो समय लगेगा, जो नीतिगत मामले हम कर रहे हैं, इसका परिणाम भी आपको दिखेगा कि ब्याज दर कैसे कम होते हैं, बाकी भी कैसे होता है। लेकिन पहले जो 2 उदाहरण मैंने दिए, और आज आप समझ लीजिए, आज नॉर्थ इंडिया में 35% मानसून का डेफिसिट है। आज देश भर में 15% का मानसून डेफिसिट है। वी आर नियरली इन द लास्ट फेज ऑफ मानसून। और तो भी जब कि अगर यूपीए की सरकार खुदा न खास्ता रहती तो क्या आसमान को दाम छूते। आज हमने बहुत कंट्रोल किया, ये पहली सफलता है। अब दूसरा कोई पूछेगा, ब्लेम गेम है यूपीए पे? नहीं, ब्लेम गेम नहीं। कह रहे थे कि हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे। हम तो ब्लेम गेम, हम 10 साल के यूपीए के सरकार को रोते रहेंगे। नहीं, ब्लेम गेम नहीं करेंगे इसके मतलब उनके पाप को पुण्य में नहीं कहेंगे ना। तो जो पाप है तो उसको पाप ही कहेंगे। फैक्ट कह रहा हूं मैं, कांग्रेस बताई नहीं। मैं पाप और पुण्य के बारे में मैं अभिलाष खांडेकर बोल रहा हूं। जरूर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में बात करी और ये कहा कि निर्णय ले रहे हैं। 2-3 निर्णयों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने स्मार्ट सिटीज की बात की। वो 2.5-3 साल पहले कमलनाथ जब अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी स्मार्ट सिटीज की बात करी, तो आपने उसको कंटिन्यू किया। आई बिलीव इन कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। लेकिन दूसरी बात गंगा की है। गंगा का प्रदूषण के बारे में पिछले 15 साल से काम हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, आपने डिपार्टमेंट बना दिया। कटरा और वैष्णो देवी की जो ट्रेन थी वो भी पिछले बजट में यूपीए के आई थी। सो देयर हैव बीन सेवरल डिसीजंस टेकन बाय दिस गवर्नमेंट विच हैव बीन ऑलरेडी टेकन बाय द अर्लियर गवर्नमेंट। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? मुझे इस प्रश्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। आप सब लोग विद्वान हैं। आपका न्यूज़पेपर में आप एडिटर बनते हो तो पहले दिन से टाइटल बदलते हो क्या? टाइटल वही रहता है, पॉलिसी वही रहती है, तो क्या कहोगे आप? बदलाव नहीं हुआ? बदलाव होता है, दिखता है और दिखेगा भी। लेकिन जो अच्छा है वो जारी रखेंगे। उसमें जैसे आपने कहा, निर्णय कहाँ नहीं हो रहे थे। अब रेल का कटरा तक का करना, यानी क्या आपकी क्या कल्पना है कि नई सरकार आई तो रोके? रेलवे नहीं जाएगी कटरा तक और कश्मीर को कन्याकुमारी से नहीं जोड़ेगी? यह अजीब कल्पना है। मेरी तो ऐसी कल्पना नहीं है।
हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। इसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। इस प्रकार से धर्मांतरण हो, पूरे देश के अंदर पटाओ और उनको सबको इस्लाम धर्म में लाओ, ये लव जिहाद का उसका अर्थ है, असली मकसद है। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं, और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ तक सब हिंदू हिंदू कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और। सवाल ये भी है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का माहौल कौन खराब कर रहा है। ये एक ही बात प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि किस तरह से अक्सरियत को और अकलियत को इस मुल्क में लड़ाया। हाल ही में मेरठ में एक लड़की सामने आई और उसने कहा कि उसका अपहरण करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश की गई, तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। इसे लव जिहाद का नाम दिया गया। पिछले दिनों वृंदावन में बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कथित लव जिहाद पर चर्चा भी हुई, लेकिन प्रस्ताव में लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं था। यूपी समेत कई जगहों पर बीजेपी ने लव जिहाद के खिलाफ मुहिम तो शुरू कर रखी है, लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाई है। जावड़ेकर जी, ये क्यों मुद्दा उठ रहा है? मुझे लगा आप एक कॉम्प्रिहेंसिव दिखा रहे, तो हमारे भाई आजम खान की जो रैलियां हो रहे हैं और जो अकरमुद्दीन जो बात कर रहा है, उनकी जो रैलियां हो रही है, उसका भी आप जिक्र करोगे। लेकिन ठीक है, पार्शल होने का आपको अधिकार है। दूसरा मुद्दा हिंदुत्व का जहां तक ख्याल है, सर्वोच्च न्यायालय को तो हम मानते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने डिफाइन किया है मनोज जोशी के केस में, क्योंकि मैं बिल्कुल उस समय प्रेजेंट भी था, तो मुझे पता है कि हिंदुत्व इज वे ऑफ लाइफ। अब ये चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, उनसे पूछिए। इस सुप्रीम कोर्ट के व्याख्या परिभाषा को अभी तक किसी ने बदला नहीं है, तो ये मजहब नहीं है। उन्होंने भी कहा, मोहन जी ने, कि पंथ अलग है, हिंदू अलग, क्रिश्चियन अलग, बुद्ध अलग, या जो भी सिख, पारसी, ईसाई जो भी है, हर एक अपने पंथ की जिस तरह से भी प्रार्थना करना है करेगा। लेकिन हिंदुत्व ये इस देश के जीवन शैली का नाम है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मुझे लगता है इस पर किसी को आपत्ति होगी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। दूसरा, जहां तक मुद्दा है, और कौन थे आपका? ये हिंदू मुस्लिम में कौन बांट? नहीं, हिंदू मुस्लिम, हाँ, अच्छा सवाल है। हिंदू मुस्लिम को इस देश में बांटकर किसी भी तरह से मोदी जी आने के बाद कुछ न कुछ तो हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश कांग्रेस, कम्युनिस्ट और सपा ये प्रमुखता से कर रहे हैं। घोर सांप्रदायिक पार्टी सबसे कांग्रेस है, क्योंकि वो मुस्लिम लीग का उनका अधिकृत पार्टनर है। वो एमआईएम के साथ हैदराबाद में पावर में रही, कॉरपोरेशन में, और लगातार कांग्रेस का ये प्रयास है कि ये डिवाइड हो, और उसके लिए वो राज्यसभा लोकसभा में भी इसी एक विषय पर अटके रहे। वो गाजा की चर्चा करते रहे, वो बाकी जगह की चर्चा करते रहे, इराक की भी चर्चा हुई। हमने किसी को मना नहीं किया, जो भी करना है करिए। फिर उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द पर चर्चा करनी चाहिए, उनको ये दिखाने की कोशिश करनी थी, लेकिन हार गए, गिर गए मुंह पर, क्योंकि लोगों ने सच्चाई बात बताई। तो मुझे लगता है इसके गुनहगार कांग्रेस, सपा और कम्युनिस्ट तीनों है। प्रकाश जी, मैं अभय कुमार दुबे हूँ। जी अभय कुमार। अभी 15 अगस्त के मौके पर मोदी जी ने लाल किले से अपील की कि सांप्रदायिक झगड़ों पे हमें 10 साल के लिए रोक लगा देनी चाहिए। बहुत अच्छी अपील थी, हम सब लोग इस अपील का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की चुनाव प्रचार समिति के जो सदस्य हैं योगी आदित्यनाथ, वो जो तथाकथित रिसर्च के आंकड़े बता रहे हैं, या अशोक सिंघल साहब जिस तरह के बयान देते हैं, या परवीन तोगड़िया साहब जिस तरह के बयान देते हैं, और जिस तरीके से लव जिहाद का इशू बिना नाम लिए पार्टी के आपके आधिकारिक प्रस्ताव में तो लव जिहाद नहीं है, लेकिन सारी दिशा उसी तरफ है।
जिस तरह से उसको वहां पर राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, तो उसमें मोदी जी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से इसलिए कुछ रोक क्यों नहीं लगाई जाती? या ये केवल लोगों को बताने के लिए है कि हम वहां ये कहेंगे और लेकिन जब राजनीति का, वोट की राजनीति का सवाल आएगा तब हम यहाँ पे ये करेंगे? योगी आदित्यनाथ का बयान है, ये कांग्रेस की साजिश नहीं है। यही मैं, अब अच्छा सवाल पूछा अभय कुमार जी। अब उन्होंने कौन से रिसर्च का हवाला दिया मुझे, आपने तो ऐसा रिसर्च नहीं किया होगा, लेकिन दूसरे किसी रिसर्चर ने कुछ किया है तो मुझे पता नहीं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि लव जिहाद की बात आपने की। अब मुझे बताइए, लव जिहाद का शब्द पहले कहां से आया? वो एक उच्च न्यायालय के निर्णय में उसका जिक्र हुआ, तब तक ये शब्द देश में नहीं था। अब केरल के उच्च न्यायाधीश ने ऐसा क्यों कहा, उनको पूछना चाहिए। अब उनके घर में कुछ अनुभव था, क्या था, कैसे इमोशनल आउटबर्स्ट था, मेरा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, केरल में कहा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, अब जो शब्द हमारे प्रस्ताव में है नहीं, जिसकी मीटिंग में एक शब्द भी उल्लेख नहीं हुआ है, वही भाजपा का एजेंडा है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और वो है पड़ोस से जुड़ा हुआ। चुनाव से पहले आंख दिखा करके भी दुनिया नहीं चल सकती, आंख झुका करके भी नहीं चल सकती, बात आंख मिला के होनी चाहिए। चुनाव के बाद 26 मई 2014 मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। 27 मई 2014 दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात। ये पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की दिशा में बड़ा कदम था। विदेश सचिव स्तर की बात शुरू करने का ऐलान भी हो गया, लेकिन ये हो न सका। वजह थी पाकिस्तान की नापाक करतूत। जम्मू से सटी सीमाओं पर पाकिस्तान ने पिछले 20 दिन में 20 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की। इस माहौल में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत कर हालात और बिगाड़ दिए। इतने बिगाड़ दिए कि भारत ने 25 अगस्त को होने वाली विदेश सचिव की बातचीत रद्द कर दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा। पाकिस्तान ने बातचीत को तमाशा बना दिया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से दोस्ती में गलती हो गई? प्रकाश जी, मेरा नाम सिद्धार्थ मिश्रा है, मिलेनियम पोस्ट अखबार से हूं। सिद्धार्थ जी बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि जो पिछले 100 दिनों में जो पाकिस्तान के प्रति आपकी नीति रही है, वो मेरे ख्याल से अच्छे अच्छे कूटनीतिज्ञों के समझ के बाहर होगी। अचानक उनको बुलाना, बैठाना, उनसे बातचीत करना, और फिर अचानक कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल कश्मीर सिंड्रोम से बाहर हो चुके थे, उनसे उच्चायुक्त मिल रहे थे, उनको पुनर्जीवित कर देना, टॉक्स बंद कर देना। और इसका जो सबसे बड़ा रिपरकशन हुआ, ये हुआ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में। खुद बीएसएफ के डीजी ने कहा कि ऐसी फायरिंग मेरे ख्याल से 71 के बाद हुई है। तो जो आपने जो अचानक टॉक्स ब्रेक किया, या नवाज शरीफ को अपने यहाँ एक आमंत्रण दिया बुलाने का और फिर अचानक टॉक्स ब्रेक कर दिया, इन दोनों के पीछे क्या सोच रही, क्या लॉजिक रही, ये तो अच्छे अच्छों के समझ के बाहर की बात है। अगर आप ये समझाएंगे तो बड़ी अच्छी बात हो। अटल जी ने बहुत पहले ही कहा, और आपको याद है कि आप मित्र चूज कर सकते हैं, लेकिन आप पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। वो होता है, और पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रहना ये घर में भी, शहर में भी और देश के लिए भी सही है। और इसलिए पाकिस्तान हो या सभी पड़ोसी देश हो, इनके साथ संबंधों की पूरी ऐसी की तैसी हो गई थी, उसको ठीक करने के लिए सबसे प्राथमिकता दी। और इसलिए 26 मई को सब लोग आए, बहुत तहे दिल से हमने स्वागत किया, देश ने भी स्वागत किया और आपने भी स्वागत किया। मुझे खुशी है कि सबने उसको स्वागत किया। वही स्पिरिट आज भी बीजेपी सरकार में है, मोदी जी के मन में वही भाव है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से उनको लगा हम पहले वाले सरकार के समय जो करते थे वैसे ही चलेगा,
तो उनको ये भी कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक रास्ते से चलेंगे, दोनों आगे आएंगे तो सबका फायदा होगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सुखी और शांति और वहां एक सुरक्षा और अच्छा माहौल रहे, क्योंकि प्रॉस्परस और स्टेबल पाकिस्तान विल एंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी एट आवर एंड ऑल्सो। तो हम तो चाहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में जो घट रहा है आज, अभी पता नहीं 24 घंटे में और क्या होगा या 48 घंटों में क्या होगा, लेकिन अपनी भूमिका है वो मुझे लगता है वहां पाकिस्तान की जनता को भी समझ में आई। अब पाकिस्तान, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी वहां की परिस्थितियां है वो जैसे समाप्त होगी, बाद में ये टॉक्स और सारी चीजें पाकिस्तान भी, क्यों नहीं हम विश्वास करते कि वो भी अपनी गलती को समझेंगे, सुधरेंगे। जो इन 100 दिनों में जो बदला है, एक चीज और बदली है, वो देख लेते हैं। बिहार में उपचुनाव को पीएम मोदी की पहली अग्नि परीक्षा माना गया, लेकिन महागठबंधन के आगे मोदी का जादू फीका पड़ गया। उपचुनाव की 10 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट मिली, बाकी 6 सीट पर कांग्रेस, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन जीता। बिहार उपचुनाव के नतीजों ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या देश में अब बीजेपी बनाम अन्य की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या बिहार जैसा फॉर्मूला दूसरे राज्यों में भी अपनाया जाएगा। उपचुनाव के नतीजों से सद्भाव की धारा की जीत हुई है और उन्माद की धारा की हार हुई है। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। सवाल ये भी है कि क्या बिहार में विपक्ष के महागठबंधन ने बीजेपी को डरा दिया है या मोदी का मैजिक अब भी बरकरार है। इस तरह की जोड़ तोड़ से घबरा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सबको इकट्ठा आने का, अलायंस करने का, और अगर हमने इतनी बड़ी भारी जीत हासिल की है तो ये तो सब जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे वो तो इकट्ठा आएंगे, और आने में हम कोई इसको गलत नहीं समझ रहे, वो राजनीति है, करे। लेकिन हमें 3 बातें समझने की पड़े। पहली बात ये कि पीपल वोट डिफरेंटली फॉर डिफरेंट इलेक्शंस। अब इसमें उपचुनाव एक बहुत ही लोकल चुनाव होता है, और इसलिए उपचुनाव के जरिए आप पूरी धारा को समझने की कोशिश करोगे तो फिर इस बार हार जाएंगे लोग कि हम फिर गलत साबित होंगे। महाराष्ट्र के, हरियाणा के, झारखंड के, जम्मू कश्मीर के चुनाव है, उसके जब परिणाम आएंगे उस पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका कोई मतलब नहीं है, उसका निश्चित मतलब है, क्योंकि एक बड़ी 4 जगह के 4 राज्य के वोटर एक वोट कर रहे हैं तो उसका मायना जरूर होता है। तो जरा वेट कर ले, 100 दिन हो गए और 100 दिन में वो भी नतीजे आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा नाम आकू श्रीवास्तव है, नवोदय टाइम्स से हूं मैं जी। बिहार में जो कुछ हुआ है उसके सबक सचमुच आप ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। बिहार में तो अब अगली बार जब चुनाव होगा तो अगले साल है, लेकिन अब इसके असर जो दिखने चाहिए हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हरियाणा में तो आपने अपना रवैया वैसे ही रखा है और वहां जनहित जो बिश्नोई की पार्टी थी उससे आपने रिश्ता नाता तोड़ लिया, एकला चलो वाली स्थिति में रहेंगे। लेकिन क्या आप महाराष्ट्र में अब दबाव में नहीं है? जो पहले आप ज्यादा सीट मांग रहे थे, अब क्या आप कितने दबाव में हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ? पहले तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं 40 साल काम कर रहा हूं। मेरा पहले मानना है कि हर चुनाव हर एक को कुछ न कुछ सबक देता है। सबक कितना लेना, कितना नहीं लेना, ये उस पर निर्भर करता है। वी आर ए थिंकिंग पार्टी एंड वी ऑलवेज थिंक of everything what happens around us, और therefore we improve upon it. A. B. दूसरा मुद्दा है कि महाराष्ट्र में जहां तक है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी और हमारे 2 पार्टियां और भी है, वहां सबके साथ हमारा महायुति बनी है, तो उसके आधार पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। ये जो होता है ना, आप जितना बीजेपी शिवसेना के 144 सीटें है कि नहीं, महाराष्ट्र में जाके देखो, आपका ही यहाँ मिलिंद खांडेकर बैठे हैं, सब है, वो दिखाएंगे अगर, तो सारे जगह पोस्टर्स लगे हैं एनसीपी के कि 144 के बिना कुछ कम नहीं,
144 नहीं तो कुछ नहीं, सम्मान से कभी समझौता नहीं, ऐसे पोस्टर्स हमारे नहीं उनके लगे हैं। तो झगड़ा वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है, लेकिन हमारा झगड़ा, और ये एक राजनीति का एक हिस्सा होता है, हर पार्टी अपनी कवायद करती है, अपनी बात रखती है। हर बार हमने रीनिगोशिएशन किया है, और मैं पहले दिन से जब बाला साहब जी के साथ प्रमोद जी, तब मैं पहले चुनाव से ही इस अलायंस के टॉक्स में गया हूं, तो मैं साक्षी हूं उसका कि हर बार थोड़ा रीनिगोशिएट करते, कुछ सीट एक्सचेंज करते, कुछ कम ज्यादा होता है, तो ये चलता है। आप फाइनल जब रिजल्ट आएगा, हमारा अलायंस रहेगा, बरकरार रहेगा और अच्छा रहेगा, जीतेंगे हम। प्रकाश जी, मैं अरविंद हूँ, अरविंद मोहन जी। अरविंद, मेरा सवाल ये है कि क्या योजना आयोग के बाद INB मिनिस्ट्री का नंबर है? जिस किस्म से सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपकी सरकार बढ़ाती जा रही है और PIB का महत्व खत्म हो रहा है, खबरों का जो हाल हुआ है वो एक बहुत साफ अभी दिखाई देने लगा है कि गृह मंत्री और उनके पुत्र के साथ क्या हुआ और रामविलास पासवान के साथ हुआ, आप कौन टी-शर्ट पहन के जा रहे थे। अब ये खबरों का अगर ये चैनल रहेगा तो पॉसिबली ये चीजें चलती रहेंगी, तो क्या इसके बाद भी आपके मंत्रालय का वही हाल होना है जो योजना आयोग का होगा? नहीं, आपने बहुत सही फरमाया कि मैं भी पत्रकार का दुख समझ सकता हूं कि अगर उसको खबर नहीं मिलेगी तो जो मिली वही खबर, तो इसलिए आपको सोर्स तो उसी तरफ से है, तो सोर्स तो हर आदमी बता रहा है कि आप ही की तरफ से आ रहा है, ऑफिशियली नहीं आ रहा है, सोर्स आ रहा है। सोर्स अपने पूर्व मंत्री के दिल्ली के घर का है, वो सबको मालूम है। अरे रिपोर्टर्स, कौन से बीट के रिपोर्टर्स ये खबरें दे रहे हैं वो भी आपको पता है, सब बैठे हैं, आपके रिपोर्टर्स को पूछो। जो पहले सत्ताधारी पार्टी के रिपोर्टर्स थे आज भी वही है। नहीं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये खबरें आ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि उनको दिखाना क्या है। एक मिनट, मैं मेरी जानकारी बता रहा हूं, आपको न्यूज मिलेगी उसमें। तो बात यह है कि उनको किसी भी तरह से मोदी जी को एक प्रतिमा के तहत बांधना है। अब वो बोल तो ऐसा है नहीं रहे, कर तो ऐसा कर नहीं रहे, तो फिर अफवाहों का दौर चलता है। अफवाहें थोड़े समय चलती है, जो सब समय नहीं चलती। दूसरी बात, पनपती तब है ना जब नहीं, खबर लेकिन नहीं दूसरी आती। बात, मैं न्यूज आपको रोज दूंगा, मैं न्यूज आपको रोज दूंगा। जैसे अभी जो जनधन योजना का कार्यक्रम होगा, या आप सोशल मीडिया की बात की इसलिए मैं कह रहा हूं, 5 करोड़ लोग अगर उसमें उस मीडिया के सहारे जुड़ते हैं उससे, या 15 अगस्त के भाषण के जो सारे पैमाने हैं, या जिस तरह से लोगों तक पहुंचने के जरिए है, केवल सोशल मीडिया नहीं, हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब प्लेटफॉर्म्स को तवज्जो देते हैं और सबके साथ न्याय करेंगे। कभी हम ये नहीं रखते कि भाई आपने हमें क्रिटिसाइज किया, ये हमारे मन में भाव नहीं रहता। लेकिन क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव है, सही है, तो बिल्कुल उसका दखल होता है। अगर आज जैसे एक जगह आया, अब राजनाथ जी और नरेंद्र मोदी इनमें झगड़ा है, ये आप में बैठा हुआ कौन कह सकता है, बताइए मुझे। अरे भाई, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, मोदी जी का प्रधानमंत्री का अनॉइंट होना, वो सारे घटनाओं को आपने ही जो दिखाए हैं, यानी मेरे पास अब आपकी क्लिप्स तैयार है, मैं इसका प्रति स्टोरी कर सकता हूं अगर मैं चैनल चलाऊं तो। लेकिन एक मिनट, नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये अब ऐसे कोई इस तरह की स्टोरी लिखेगा तो आजादी है कि नहीं, तो आजादी है, लेकिन लोग विश्वास करेंगे, नहीं करेंगे। कौन पूर्व मंत्री है वो? कौन आपको पता है? आपको पता नहीं है तो आपके रिपोर्टर्स को पूछिए, वही बताएंगे आपको। आपके और आपके नहीं, वो तो, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अब मैंने जब बिजनेस स्टैंडर्ड में पहली दफा ये खबर पढ़ी तो मुझे एक मजाक होती है या फन है, इसलिए मैंने भी हंसा और छोड़ दिया। मुझे ये पता नहीं था कि इतनी कोरी अफवाह मुझे पूछे बिना कोई दूसरा भी छापेगा, ऐसा मुझे नहीं लगा। मुझे लगा लोग हंसी मजाक में रोज व्यंग्य आता है अलग अलग, तो वैसे ही व्यंग्य है, लेकिन उसके बजाय लोगों ने सही छापा। लोगों, अरे इतना कब है, अरे इस देश में नहीं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस सेंस होने वाले प्रधानमंत्री है हमारे। अब वो दूसरे को ड्रेस
के बारे में जीन ना पहनो या टी शर्ट ना पहनो, ऐसे थोड़ी ना कह रहे। सुबह जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, और ये तो हद हो गई। कोई वापस बोलेगा पीएमओ को दूसरा काम नहीं है क्या? भाई प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं? एक बताऊंगा जो बताना जरूरी है। एक एक मंत्रालय को उन्होंने 5-5, 6-6 घंटे दिए। एक एक सेक्रेटरी और अधिकारी जब आए तो उनको लगा, बोले हमारा, यानी मेरे सामने जो हुआ पोस्ट इस विषय पर उन्होंने 1.5 घंटा अपने चर्चा की, संबंधित मंत्री और सब, हम 2-2, 3-3 मंत्रालय साथ में बैठते थे। तो उसको इतनी नई नई कल्पनाएं, विजन और सोचने को मजबूर किया, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। तब वो पोस्ट के जो महिला अधिकारी थी, सचिव, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमें किसी ने आज तक सुना ही नहीं। तो वो तो लगे हैं अपने एक मिशन पे, देश का हर चीज व्यवस्था में बदलना है। और उन्होंने कहा कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप चलते रहिए, 100-200 दिनों में आपको पता चलेगा कि एक टीम बनती गई, कारवा बना, और जो उसी सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो प्रकाश जी, कांग्रेस अपने जमाने में तो कुछ खबर डलवा नहीं पाई, आप कह रहे हैं पूर्व मंत्री अब आपके जमाने में खबरें डलवा रहे हैं। नहीं तो इसलिए, हाँ बिल्कुल। और मैं एक कहूंगा आपको कि एक निश्चित है कि हमारे तरफ से एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का और दायरा आपको पीआईबी से हो या बाकी हो, सब मिलता रहेगा। लेकिन आप भी पॉजिटिव अच्छे स्टोरी छापने में इंटरेस्टेड रहो, दिखाने में भी इंटरेस्टेड रहो, मैं बहुत दूंगा। चलिए, हमारे आखिरी 2 मिनट है, मैं माफी चाहूंगा, तो वो पॉजिटिव 2 मिनट आपको देता हूं मैं। नहीं, पॉजिटिव ऐसा है, देखो जैसे मैंने महंगाई की बात की, ये विदेश संबंधों की बात की, मैंने पर्यावरण की कुछ बातें की। हमने क्या निर्णय किया? हमने निर्णय किया, मैं डिफेंस कमेटी में था और मैंने देखा था चीन के बॉर्डर रोड्स अच्छे हैं, हमारे बॉर्डर रोड्स अच्छे नहीं है। 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड खराब हालत में थे। अब हमने ये तय किया कि देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा तो सब बचेगा, तो इसलिए ये बॉर्डर रोड ठीक होने चाहिए। लेकिन हमने पर्यावरण के शर्तों में के साथ कोई समझौता नहीं किया। लेकिन वो फाइल जो मेरे पास आती थी वो बंद कर दी। आज मैं आपको कहूंगा कि 5 हेक्टेयर का फॉरेस्ट डाइवर्जन किसी भी काम के लिए होता था, तो हमने क्या किया, हमने वो सारी फाइलें मेरे पास आती थी, हमने 40 हेक्टेयर तक का अधिकार राज्य और हमारी जो राज्य स्तरीय समिति होती है, उनके विशेषज्ञ और सब होते हैं उसमें, उनको दे दिया, विकेंद्रीकरण किया। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे यहां आने वाले 90% फाइल खत्म हो गए। अभी तक 3 महीने में मैंने जो काम किया उसमें अब 1/3 काम खत्म कर दिया, और भी आगे होगा। अब तो आपको एक तीसरा मंत्रालय देना पड़ेगा। 3 है मेरे पास, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। राज्यसभा चलाना कोई आसान चीज नहीं होती, वो कर रहा हूं। चलिए, आखिरी एक सवाल प्रकाश जी, इससे जुड़ा प्रश्न है। चुनाव से पहले तक लोगों को, जिस देश को मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की आदत पड़ गई थी, जो बोलते ही नहीं थे, तब एक नरेंद्र मोदी आए जो खूब बोलते थे, लगातार बोलते थे, और लोगों को लगा कि अब जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बन गए हैं तो अब एक संवाद करने वाली सरकार होगी, जो खुली होगी, जो पारदर्शी होगी। बिल्कुल। लेकिन एक विचित्र चीज हो रही है कि प्रधानमंत्री अब देश से वैसे सीधे संवाद नहीं करते जैसे वो पहले खुल के करते थे। वो बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर उनकी कोई सोच और राय सामने नहीं आती, उस पर उनकी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। एक माहौल ये भी है कि आपके मंत्री और बड़े अधिकारी एक तरह के डर में जीते दिख रहे हैं, और वो भी ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। और हमें मालूम है कि अधिकारियों को भी कहा गया है कि, और मंत्रियों को भी और सांसदों को भी, कि आप मीडिया से कम बातचीत कीजिए, कम बोलिए। ये जो विरोधाभासी स्थिति है कि अति संवादी प्रधानमंत्री से एक अल्प संवादी और लगभग न बोलने वाला, जो सीधी बात नहीं कर रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, ये परिवर्तन क्यों? राहुल जी, आप सही होते तो मैं भी चिंता प्रकट करता, लेकिन सही ये नहीं इसलिए नहीं है कि देयर इज नो गैग ऑर्डर ऑन एनीबडी। जो अपने काम है, हम तो एक एक मंत्रालय अभी नेक्स्ट 15 दिन में, 3 महीने होने के बाद कुछ कहो ना। उनका कहना एक ही है कि काम ही बोलता है ना, तो काम बोलने लगे, और बोलने की स्थिति में आप बताओ काम क्या किया। एक दूसरा, सो देयर इज नो गैग ऑर्डर। एज फार एज प्रधानमंत्री जी इज कंसर्न, परसों जनधन योजना में ऐसे मन से बोले। मैं कहता हूं जो 15 अगस्त का भाषण था, एक अपने आप में इतिहास हुआ, इतना जनता से डायरेक्ट संवाद हो गया।
हर एक को लगा कि जब उन्होंने कहा कि बेटी को तो आप सब पूछते हो माँ बाप, लेकिन बेटे को कभी पूछते हो क्या कि आपके दोस्त कौन है, आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? तब सभी लोगों ने उस पर तालियां बजाई, ये भी मुझे अच्छा लगा। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन लेके सभी विषयों को उन्होंने छुआ, लोगों के दिल तक पहुंचे और जनधन में भी पहुंचे, अभी शिक्षक दिन में भी पहुंचेंगे। आए दिन उनके कार्यक्रम होंगे, वो सीधा जनता से बात कर रहे हैं, तो वो होगी, होती रहेगी। सीधा जनता से बातचीत है या बाईपास करना है मीडिया? नहीं, बाईपास क्यों? मीडिया वो छाप ही रही है, दिखा भी रही है, तो मीडिया को बाईपास का, मीडिया के द्वारा ही होता है। जावड़ेकर जी, आप हमारे साथ आए और ये संवाद रखा। हम चाहेंगे कि इस तरह के संवाद 100 दिन पे ना हो। नहीं, जल्दी करेंगे, और जो मेरी जिम्मेवारी है उसमें आपको बहुत सारे खबरें देते रहेंगे, अच्छी देंगे, और आप भी छापोगे, मुझे विश्वास है। इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसमें विपक्ष को भी जगह होगी और सब मिलके काम करेंगे। पीएम सीएम टीम भी होगी, केंद्र राज्य टीम भी होगी, और 125 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे जाएगा। यही हमारा मिशन है और इसी को लेके आगे जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावड़ेकर जी। मोदी के 100 दिन, जावड़ेकर जी का कहना कि कहिए मोदी सरकार के 100 दिन, ये पड़ाव, इस पड़ाव पर कुछ अहम सवाल हमने लिए, लेकिन जैसा जावड़ेकर जी ने कहा कि इस 100 दिन के पड़ाव पे नहीं, सरकार से संवाद, सरकार का जनता से संवाद, मीडिया के जरिए संवाद और कम वक्त पे होगा, ऐसी हमारी भी उम्मीद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।